हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? तो चलिए आज का न्यू टॉपिक है जो डिस्कस करते हैं और आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल्स विद एल्यूमिनियम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनको रिड्यूस किया जाता है मेटल ऑक्साइड से कार्बन की हेल्प से। आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम की हेल्प से कैसे मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे थर्माइट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कुछ टॉपिक्स जो कि रह गया था और कुछ चीज़ें जो रह गई थी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एल्यूमिनियम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बन के साथ। देखिए, मैं आपको छोटा सा डेफिनेशन समझाता हूँ, मतलब एग्जांपल के साथ में, कि जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जिंक ऑक्साइड था। जब हमने कार्बन से इसको रिड्यूस किया था तो जिंक ऑक्साइड से क्या मिला था हमें? जिंक और प्लस में CO गैस फॉर्म हुई थी। जिंक ऑक्साइड को कार्बन की हेल्प से हमने रिड्यूस करके जिंक मेटल ऑब्टेन किया था, और जिंक मेटल ऑब्टेन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हुई थी। और ये जो कार्बन था ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। सो इट वाज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और एल्यूमिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। पहले तो इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बन के बारे में, तो कार्बन सफिशिएंट क्यों नहीं है बाकी और मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए, हमें एल्यूमिनियम की ज़रूरत क्यों है। और एल्यूमिनियम के साथ साथ हम कुछ और मेटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि सोडियम है और कैल्शियम है। इनसे भी रिडक्शन करी जाती है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इन चीज़ों को हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो देखिए क्या होता है, जिंक जो है जिंक ऑक्साइड से कार्बन रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की बात करें, क्रोमियम की बात करें, या ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल्स जो कि जिंक ऑक्साइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हो नेचर में, तो उनको कार्बन से हम रिड्यूस नहीं कर सकते। और कार्बन से रिड्यूस करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल की रिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, प्रॉपर तरीके से रिड्यूस नहीं होंगे। तो उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए कार्बन की जगह हम एल्यूमिनियम रिप्लेस करते हैं, जो कि ऐसे मेटल्स को रिप्लेस करता है जो कि जिंक ऑक्साइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उनके रिडक्शंस को एल्यूमिनियम इजीली रिड्यूस कर देता है। क्योंकि एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सिंपली डिस्प्लेस कर देता है उनके ऑक्साइड से मेटल्स को। देखिए कैसे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, करना होगा तो। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एल्यूमिनियम के रिडक्शन। देखिए, सपोज करिए कि एल्यूमिनियम से जिन मेटल्स को रिड्यूस किया जाता है उनमें सबसे मेन है मैग्नीज है, फिर दूसरा है क्रोमियम, ठीक है। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम, और आयरन भी है, आयरन का भी इस्तेमाल, मतलब कि और भी ऐसे मेटल्स है, ठीक है। मैं एटसेट्रा लिख देता हूं जो कि इनकी हेल्प से रिड्यूस करी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज ऑक्साइड है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। जब इसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर अप्लाई करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड में जब एल्यूमिनियम पाउडर को अप्लाई किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये मैग्नीज ऑक्साइड को क्या करता है, इजीली मैग्नीज में कन्वर्ट कर देता है, और प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि दूसरे मेटल्स को तो रिड्यूस करता ही है और खुद को भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिड्यूस कर लेता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि इस रिएक्शन में और इस तरह की जितने भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है। सो यहाँ पे हीट भी जनरेट होगी, हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगी।
बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगी। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ये मैग्नीज जो है इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मोल्टन स्टेट में ले आती है। तो इसलिए जो मैग्नीज होगा हमारा ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड होता है मैंगनीज का। सो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन में, इस रिएक्शन को 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो एल्यूमिनियम जो है ये क्या कर रहा है कि मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज को बाहर निकाल के खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज एक रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एल्यूमिनियम है, ये क्या कर रहा है कि मैंगनीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है। देखिए एल्यूमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे अगर लिखूं मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ये 2 टाइप का रिएक्शन हो रहा है। एक तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज ऑक्साइड जो है यहाँ पे रिड्यूस होकर मैंगनीज बन रहा है। तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन भी शो कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें हीट जनरेट होती है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयरन। अब देखिए, हमने यहां पे डिस्कस किया एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कि कैसे मेटल ऑक्साइड से एल्यूमिनियम रिड्यूस करता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में जो कि आपको पढ़ना है, वो है थर्माइट रिएक्शन। देखिए थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन क्या है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है। मतलब कि इफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्माइट रिएक्शन। और इसको हम थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है, तो उसको थर्माइट प्रोसेस भी कहा जाता है। और इस रिएक्शन का और इस प्रोसेस का इस्तेमाल और यूज़ बहुत सारे प्रोफेशनल जगहों पे करी जाती है, जैसे कि कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है इसको। जैसे कि जो हैवी जॉइंट्स होते हैं रेलवे क्रैक्स के, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके क्रैक्स को जॉइंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, मशीनों के अंदर क्रैक्स आ जाती है, उन क्रैक्स को जॉइंट करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड से एल्यूमिनियम आयरन को बाहर निकालता है, और चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है तो वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, जो कि चीज़ों को जोड़ देने में हेल्प कर देता है। देखिए कैसे इस रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि आयरन 3 ऑक्साइड होता है। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम के साथ, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, तो ये क्या करता है, सेम रिएक्शन शो करेगा पहले की तरह। और क्या करेगा, ये बना लेगा आयरन। पहले तो यहाँ पे आयरन फॉर्म होगा और साथ में क्या बनेगी यहाँ पे एल्यूमिनियम 2O3, ठीक है। इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे जो आयरन फॉर्म हो गया हमारी, ये मेटल तो होगा लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, मोल्टेन स्टेट में होगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है पाउडर,
और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है, ठीक है, इस तरीके से। और इसीलिए इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पे किया जाता है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या मशीनरीज में यूज़ करी जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग, कुछ डाउट रह गया इसमें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। एक बार फिर से आयनिक कंपाउंड को मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रह गई थी पहले लेक्चर में, तो उसको फिर से डिस्कस कर लीजिए। देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पहले तो हम इसको समझते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ। देखिए आयनिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल जो है हमारे, सपोज करिए NaCl है सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा क्या है MgCl2, CaCl2 और ऐसे ही बहुत सारे एक्सेट्रा। ये कुछ आयनिक कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इसको समझते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि आयनिक बॉन्ड से बना होता है। तो देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखता हूं मैं, मेटल प्लस में, इसको थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं। देखिए एक मेटल जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। एग्जांपल समझते हैं। देखिए सपोज करते हैं हमारे पास मेटल में सोडियम है और नॉन मेटल में क्लोरीन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे NaCl, ठीक है, NaCl फॉर्म हो जाएगा। सोडियम क्लोरीन मिलके NaCl बनाएंगे। लेकिन क्या इस तरीके से रिएक्शन होगा, नहीं, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मतलब कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल। एक मेटल से नॉन मेटल तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे कुछ देंगे, बॉन्डिंग बनेगी ना, वैसे ही। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आयनिक कंपाउंड का बेसिक कंसेप्ट समझिए कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल हमने ले लिया NaCl। लेकिन किस तरीके से फॉर्म होता है इसको अब डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास सपोज करिए एग्जाम्पल में हमने लिया NaCl, तो NaCl आयनिक कंपाउंड तो है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म तो करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक समझने की जरूरत है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, स्टेबल होना मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए हर एटम, हर मेटल, हर ऑब्जेक्ट इस पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबल करने का मतलब क्या होता है, स्टेबल होने का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए अगर हम केमिस्ट्री में बात करें स्टेबल होना, तो केमिस्ट्री में स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना। अगर कोई एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है आउटमोस्ट ऑर्बिट में उतने उसके पास हो तो उसे बोलते हैं स्टेबल होना। जैसे सपोज करिए हमारे पास आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर जो होता है, आर्गन
आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 18। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका क्या हो जाएगा KLM, तो पहले 2 फिर 8 और फिर 8, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 2 8 और 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आउटमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है और ये इनर्ट गैस है भी, इसको किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत नहीं है ना इसको देने की ज़रूरत है। तो आउटमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने, जितने इसको चाहिए उतने इसके पास है, और जिस एटम को जितने चाहिए उतने उसके पास है, फिर वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, बहुत ही कम रेयर केस में रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी जो होती है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए ही होती है। जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स या एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, ये सभी के सभी क्यों रिएक्ट करते हैं? बिकॉज दे ऑल वांट्स टू हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी के सभी दे ऑल वांट टू हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सभी के सभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो समझ में आ गया सबको। हम समझते हैं आयनिक कंपाउंड, इसका नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हम बढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब हमें NaCl फॉर्म करना है, ठीक है। ये किस तरीके से फॉर्म होगा? सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम का, और यहाँ पे करेंगे क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 70, ठीक है। तो NaCl है जिसमें 2 एलिमेंट हैं हमारे, कौन कौन से? 2, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। हमने दोनों का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 11 और 17। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 और 1, इसका क्या हो जाएगा? 2 8 और 7, ठीक है। तो ये हमारा K होता है, ये L होता है और ये M होता है। यहाँ पे वैसे ऊपर होता है ये, इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो K L और M ऑर्बिट में किस तरीके से होता है? M ऑर्बिट में यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, 11 है टोटल। 2 8 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 8 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1 2 8 7। अब इनके पास 7 है, इसके आउटमोस्ट में 8 चाहिए, इसके आउटमोस्ट में भी 8 चाहिए या 0 चाहिए। आउटमोस्ट की कैपेसिटी क्या होती है? या तो फुल हो या फिर ना हो। यहाँ पे आउटमोस्ट में आता है 0 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 या फिर 8। तो इसके पास 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये क्या करेगा? 0 कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जब देगा तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, ये लेगा तो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे। फिर देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से समझे तो ये सोडियम है हमारे पास, ठीक है। सोडियम के आउटमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, इसके आउटमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटमोस्ट में इसके आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम समझते हैं 1 2 3 4 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अभी तक इसकी वैलेंसी क्या है? 2 8 1 2 8 7। जब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, सोडियम इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसको डोनेट कर देगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? देखिए यहाँ पे सोडियम हो जाएगा 2 8, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 8 और 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल गया, इसने इसको दे दिया। तो जैसे ये इसको देगा, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। इसको यहाँ समझते हैं, देखिए। तो सोडियम क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na+, और क्लोराइड क्या बन जाएगा? Cl-, ठीक है। और दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे NaCl। इस तरीके से ये बन गया सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड है, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। आप लोग इसे नोट करिए और फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा, इसी का आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हम बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। थोड़ा सा हटके है ये। MgCl2 कैसे फॉर्म होगा? सेम प्रोसेस होगा हमारा। पहले मैग्नीशियम और क्लोराइड का क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कैसे करते हैं। ये मैग्नीशियम हो गया, ये हमारा क्लोराइड हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2, इसका 2 8 और 7, ठीक है। क्योंकि इसकी 12 होती है और इसकी होती है कितनी? 70, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है तो 282, इसका 17 होता है 287। इसके बाद इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटमोस्ट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। इसके पास 7 है तो क्लोरीन यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखिए MgCl2 2 क्लोरीन है तो हम 2 एटम लेंगे क्लोरीन के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, समझ में आ जाए क्लोरीन का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8, और इसकी क्या हो जाएगी? 2 8 और 8, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। दोनों 2 एटम है, दोनों एटम ने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे लिया है। तो इसके बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये मैग्नीशियम जो है ये 2+ फॉर्म करेगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयंस में एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है उतना ही पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, और इन्हें जितना इलेक्ट्रॉन लिया है उतना ही नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन है हमारा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? MgCl2। ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करने के बाद चलिए, अब आयनिक कंपाउंड जितने भी फॉर्म होते हैं इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। देखिए, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता हो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। अभी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी है, उसको हम एक बार पहले भी मैंने डिस्कस किया है, दोबारा कर देता हूँ। देखिए, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उन सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि
ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने होते हैं। एक प्लस का और एक माइनस का बॉन्ड जब आपस में कंबाइंड होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उनको हीट जनरेट करनी पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब उसके अंदर फ्री आयंस होंगे। अगर फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस होना चाहिए, जो कि इसके फिजिकल स्टेट में अगर बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये मोल्टन फॉर्म में आ जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि आयंस फ्री नहीं रहते फिर। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, इन सब में डिसॉल्व नहीं होंगे। और लास्ट है इसका एक अच्छा सा फिजिकल स्टेट्स, हो गया, इतना ही है। ठीक है, तो ये हमारे इसके कुछ एग्जांपल्स थे और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हमने। बाकी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसको अकॉर्डिंग रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कोई टॉपिक जो मिस हो गया हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक पे अलग से लेक्चर बनाएंगे अगर वो अच्छा टॉपिक होगा तो। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग स्टडी करते रहिएगा और यूज़फुल हो दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।